नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात एक खेल की, बात चाहे शतरंज के खेल की हो या राजनीतिक बिसात की। खेल खुद ब खुद दिलचस्प हो जाता है क्योंकि शय और मात का फैसला चली गई चाल से किया जाता है। आज देश की संसद में सियासी खेल दिखा और संसद से करीब 41 किलोमीटर दूर सिंगू बॉर्डर पर एक दूसरा खेल दिखा और संसद से करीब 14 किलोमीटर दूर गाजीपुर बॉर्डर पर एक अलग खेल दिखा। जगह अलग, लेकिन सियासी बिसात पर चली जा रही चाल एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस खेल के खिलाड़ियों की आज दिन भर चर्चा होती है क्योंकि सवाल यह है कि इस बिसात पर चली जा रही चाल से किसकी जीत होगी, किसे मात मिलेगी। दोनों तरफ से बड़े दांव हैं। सवाल यही है कि क्या संसद में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता की जो तस्वीर आज दिखी, उन तस्वीरों में अगले दिन की हेडलाइंस है। संसद में सरकार की घेरेबंदी का दाव क्या एकदम सही पड़ेगा? वहीं इसी संसद से कृषि कानून की वापसी के बाद सिंगू बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर के बीच एक साल से चली आ रही एकता में टूट फूट के पीछे का खेल क्या है? घर वापसी के मुद्दे पर किसान संगठनों में एक दूसरे के खिलाफ बगावती तेवर का मतलब क्या है? किसानों के बीच आंदोलन को लेकर सहमति नहीं बन रही है, लेकिन इसी बात तीनों कृषि कानूनों की वापसी वाले बिल पर राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए हैं, यानी कानूनी तौर पर तीनों कृषि कानून रद्द हो गए हैं। साफ है, केंद्र ने अपना वादा पूरा किया। अब आपको विपक्ष की एकजुटता और किसान संगठनों में फूट की इनसाइड स्टोरी जरा बताते हैं। आप सदन के सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य माने बोल रहे हैं, आप उनके आगे तख्तियां ले रहे हैं। अड़ गया विपक्ष, संसद में तू मैं। सड़क से संसद तक विपक्ष एकजुट। बहुमत की बाहुबली दिखाने का ये आपके पास अवसर है। इसी को इस्तेमाल करते हुए आप संसदीय गणतंत्र पे प्रहार कर रहे हैं। माफी पर सियासी संग्राम कब थमेगा? सामंती गुरूर और सन की सुरूर के हैंगओवर से बाहर निकले हुजूर। 303 है उसका नंबर। ये उस मेजॉरिटी का एरोगेंस है। इस तरीके के अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए हानिकारक है। जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है वो कानून बाहर है, संविधान बाहर है। क्या किसान आंदोलन खत्म होने वाला है? डिमांड ਜਿਹੜੀਆਂ लगभग कंसीड हो गई, जो फॉर्मेलिटी सी वो थोड़ी रह गई, वो भी कंप्लीट हो रही है। घर वापसी पर किसान संगठन वर्सेस किसान संगठन। हरियाणा पे 55,000 मुकदमे हैं। जब तक वे खत्म नहीं होंगे हम घर नहीं जाएंगे। कहीं दिखी एकजुटता, कहीं पड़ गई फूट। हमसे बैठक करके ही हल होना चाहिए और फिर केसेस वापस होने के बाद हमें मोर्चे को सम अप करेंगे। शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। सत्र के दौरान कई अहम बिल पर चर्चा होनी है, बिल पास होने हैं, लेकिन सब कुछ अटका हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि निलंबन के बहाने सरकार ने राज्यसभा में बहुमत हासिल करने का दांव चला है। निलंबन से सरकार बहुमत में आ गई और बहुमत वाला विपक्ष अल्पमत में आ गया। लोकतंत्र की दुहाई देते हुए विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर लामबंद है। दावा और दलील यही कि गलती पर माफी मांगी जाती है, पर जब गलती नहीं की तो माफी किस बात की। आज पक्ष और विपक्ष के वार पलटवार की पूरी तस्वीर समझिए, तभी सियासत और हकीकत समझ में आएगी। संसद के अंदर और संसद के बाहर विपक्ष की मोर्चेबंदी उस निलंबन के खिलाफ है जिसे संसदीय मर्यादाओं को तार तार करने वाला बताया गया है। सबसे बड़ी देखने की चीज ये है कि महीनों पहले जो घटना घटी उसको सजा भी दिया जा रहे हैं।
वो भी इसी तरीके से और कहे जा रहा कि क्षमा मांगो। ये कोई राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है। ये कोई जमींदार बैठे नहीं है, सारे प्रजा बैठे हैं देश में, और ये धमकाते हैं क्षमा मांगो। किससे क्यों क्षमा मांगेंगे? सामंती गुरूर और सन की सुरूर के हैंगओवर से बाहर निकले हुजूर। अगर जब तक सामंती सुरूर और सन की गुरूर और सामंती गुरूर और सन की सुरूर के हैंगओवर में फंसे रहेंगे, तब तक इसी तरह के फैसले होते रहेंगे, इसी तरह के अहंकार से भरपूर बयान दिखाई पड़ते रहेंगे। सरकार की मंशा है कि जब तक माफी नहीं तब तक निलंबन की वापसी नहीं। वहीं विपक्ष एक सुर में नो सॉरी की बात दोहरा रहा है। आज भी विपक्ष का धरना प्रदर्शन जारी है और संसद के अंदर सियासी घमासान दिखा। राज्यसभा के अंदर से आई तस्वीरों को देखिए। This is not the way. These placards will not be shown, should not be brought into the House. I advise the members, if you are determined, you don't want to have zero hour very important issues. 10 important issues are there, special mentions are there. You don't want special mentions, you don't want zero hour, you don't want House to run. राज्यसभा सभापति ने भी माफी के बिना निलंबन वापसी की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। What rule Statements are not allowed. Karge, you know, you. A very important procedural issue relating to suspension of democratic. I heard you in rapt attention. Violation may kindly be revoked. I request you, sir. Please. And no, we came to your house. And the chairman of the House of the Rajya Sabha is empowered. 256. राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया तो लोकसभा स्पीकर विपक्षी सांसदों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते नजर आए। आप सदन के सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य माने बोल रहे हैं, आप उनके आगे तख्तियां ले रहे हैं। क्या सदन में मर्यादा बनाना चाहते हैं आप? राज्यसभा हो या लोकसभा, निलंबन के मुद्दे पर बार बार सदन स्थगित होता रहा, यानी विपक्ष और सरकार के बीच शीतकालीन सत्र में शीत युद्ध चलता रहा। हिंदुस्तान की 62 करोड़ किसानों की पक्ष लेते हुए ये गुहार लगाने आए हैं कि ये किसानों की जो कर्ज है, ये कर्ज को माफ किया जाना जरूरी है। वजह ये है कि आज सारे हिंदुस्तान में किसान बड़े परेशानी में झेलते चल रहा है, उनकी हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पर जाइए, ताजा रिव्यू माननीय सदस्यों का ये अधिकार है, अपनी बात रख रहे हैं वो। प्लीज गो बैक टू योर सीट। ये सिक्के का एक पहलू है, जहां सरकार संसदीय मर्यादा को ढाल बनाकर विपक्ष पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र को ढाल बनाकर विपक्ष अपनी करनी को सही ठहराकर सरकार पर प्रचंड प्रहार कर रहा है। लेकिन किसी सिक्के के दूसरे पहलू की तरह इस सियासी संग्राम का एक और सच भी है। याद कीजिए, महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का हंगामा, जब विधानसभा के बाहर डमी सदन चलाया गया था, जब सदन के अंदर बीजेपी विधायकों पर हंगामे का आरोप लगा था, यानी मर्यादा और शुचिता को तार तार करने का आरोप तब बीजेपी पर लगा था, जो आज इन्हीं शब्दों की दुहाई दे रही है, वही जो विपक्ष आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है, निलंबन पर सरकार को घेर रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार के हंगामे के आरोप में बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित किया गया। यानी जैसा जिसे सूट करता है वैसा कानून पक्ष और विपक्ष वक्त के साथ लागू करता है। सवाल यही है कि तेरा लोकतंत्र और मेरा लोकतंत्र क्या है, क्योंकि सिद्धांतों के तराजू पर चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को संसदीय परंपरा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को बनाए रखना चाहिए। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ सुप्रिया भारद्वाज, आज तक। मॉनसून सत्र से विपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में लामबंद है। मॉनसून सत्र के दौरान पेगासस मामले में विपक्ष ने सरकार को घेरे रखा था, तो वहीं शीतकालीन सत्र में निलंबन के मुद्दे पर राहुल की अगुवाई में विपक्ष रणनीति बना रहा है। राहुल के नेतृत्व में करीब 16 पार्टियां हैं जो सरकार को घेर रही हैं। आगे का प्लान क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। आप सदन के सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य माने बोल रहे हैं, आप उनके आगे तख्तियां ले रहे हैं। This is not the way. These placards will not be shown. सदन गरिमा से चलता है, शालीनता से चलता है। संसद भी देश हित में चर्चाएं करे, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे,
देश की प्रगति के लिए नए उपाय खोजें और इसके लिए ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णयों वाला बने कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उस तराजू पे तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया। ये मानदंड नहीं हो सकता है। मानदंड ये होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ, कितना सकारात्मक काम हुआ। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन हर मुद्दों पर चर्चा का भरोसा दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री का यह भरोसा पक्ष और विपक्ष के बीच तालमेल नहीं बिठा पाया। पहले दिन से शुरू हुआ हंगामा आज तक जारी है। लोकसभा में जारी गतिरोध को देखते हुए स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक बुलाई। लोकसभा स्पीकर की ओर से बुलाई गई बैठक में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, टी.आर. बालू, सौगत रॉय, कल्याण बनर्जी, सुप्रिया सुले समेत कई नेता शामिल हुए। बड़ी बात यह है कि ऑल पार्टी मीटिंग में गतिरोध खत्म करने को लेकर सहमति जताई गई थी, लेकिन जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो हालात नहीं बदले। क्या शीतकालीन सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा या फिर संसद को चलाने के लिए कोई समाधान निकलेगा? केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि गेंद विपक्ष के पाले में है। 12 सांसद अपनी गलती की माफी मांग लें और विवाद को विराम दें। वहीं कांग्रेस नेता और लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने विपक्ष की रणनीति समझाई। माहौल जो पिछले सत्र में बना उसको लेके आज राज्यसभा में उन्होंने एक ऐसा कदम लिया है जिससे कि दोनों विपक्ष और सत्ता पक्ष में तनाव होना स्वाभाविक है। तो क्यों सत्ता पक्ष प्रधानमंत्री के कहने के विपरीत जा रही है, मुझे पता नहीं, उनको समझाना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि ये आने वाले जो चुनाव हैं उसको उस परिस्थिति में ऐसा पार्लियामेंट नहीं चाहते कि जहाँ पे सारे जो विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय, उन पे चर्चा हो। मैं आशा करता हूं कि ये बीजेपी की मंशा ना हो। कांग्रेस का कहना है कि वो लोकसभा में कई मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन निलंबित सांसदों के साथ लड़ाई जारी रखेंगे। कांग्रेस निलंबित सांसदों के साथ संसद के बाहर प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, लेकिन अब संसद के अंदर बवाल नहीं होगा। दरअसल विपक्षी दलों के बीच सहमति बन गई है कि अगर सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा को तैयार है तो संसद सुचारू रूप से चलेगी। विपक्ष की पहली शर्त है कि केंद्र सरकार संसद में एमएसपी, आंदोलन में जान गंवाने वाले किसान और लखीमपुर पर चर्चा करे। दूसरी शर्त है कोविड कुप्रबंधन और कोरोना से मारे गए लोगों के मुआवजे पर चर्चा हो। तीसरी शर्त है कि महंगाई पर चर्चा हो और चौथी शर्त है बॉर्डर पर चीन के अतिक्रमण की खबरों पर संसद में चर्चा हो। ये विफलताओं को छुपाने के लिए इस पार्लियामेंट सत्र में जब हम चर्चा की मांग कर रहे हैं तो वो चर्चा से डर रहे हैं, और ये तो पार्लियामेंट और भारत के लोगों के प्रति अन्याय हुआ, क्योंकि पार्लियामेंट तो कोई रबर स्टैम्प नहीं है कि जब भाजपा ने चाहा तो चाहे पूरे विपक्ष वेल में चर्चा की मांग करे ना करे, वो बिल एक के बाद एक पारित करें, और आज जब हम बोलने की चर्चा करिए तो वो चर्चा नहीं कर रहे, पार्लियामेंट को धीरे धीरे चला रहे हैं। यानी विपक्ष किसान, महंगाई और चीन के मुद्दे पर सरकार से संसद में जवाब चाहता है, वहीं सरकार भी हर मुद्दे पर बहस को तैयार है। अब देखना होगा कि पक्ष और विपक्ष अपने अपने कमिटमेंट पर कायम रहेंगे या नहीं। सरकार और विपक्ष दोनों ही कह रहे हैं कि संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन संसद में तो हंगामा बरपा हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि आगामी 5 चुनावों से पहले सरकार नहीं चाहती है कि जनता के सामने उसकी विफलताएं सामने आए, इसलिए वो चर्चा से भाग रही है। वहीं सरकार है जो विपक्ष पे कह रही है कि विपक्ष तो सियासत कर रहा है। अब देखना होगा कितने दिन तक संसद के अंदर जो कार्यवाही है वो हंगामे की भेंट चढ़ती है। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, आज तक, दिल्ली।
आपने संसद में विपक्ष की एकजुटता को देखा। किसान संगठनों के बीच आपसी मतभेद की खबर दिखाते हैं अब आपको। कृषि कानूनों की वापसी के बाद पंजाब के 32 जत्थेबंदियों ने आंदोलन को खत्म करने के संकेत दिए थे। पंजाब के 32 जत्थेबंदियों का यही कहना है कि सरकार ने सारी मांगे मान ली हैं, तो अब घर वापसी का वक्त आ गया है। किसानों की जीत हो गई है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ नेता इसके खिलाफ हैं। वो आंदोलन जारी रखने पर अड़े हैं। सवाल यही है कि क्या किसान संगठनों के अलग अलग स्वर का मतलब क्या है? सभी मसले हल हो गए तो घर वापस तो जाएंगे, यहीं थोड़ी ना रहेंगे सड़कों पर। वेट फॉर 2-3 डेज, आपको जो आप चाहते हैं हो सकता है ऐसा ही हो। नाम राकेश टिकैत, नाम दर्शन पाल, नाम सतनाम सिंह, नाम हनन मुल्ला। किसान आंदोलन को खड़ा करने वाले ये 4 बड़े चेहरे हैं। आंदोलन को खड़ा करने में इन चेहरों का बड़ा रोल रहा है, लेकिन कानून वापसी के बाद इन 4 बड़े चेहरों की राय अलग अलग है। पहले सभी किसान संगठन के नेता एक पेज पर थे, लेकिन अब कई के सुर बदले बदले हैं। सबसे पहले पंजाब के बड़े किसान नेता सतनाम सिंह की बात सुनवाते हैं। ये वही सतनाम सिंह है जो सरकार और किसान संगठनों की वार्ता में शामिल थे, लेकिन अब वो मानते हैं कि आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए। हमारी 6 की 6 मांगे कंसीड हो गई। हम कमेटी बैठ गई है, उस कमेटी की फॉर्मेशन इन ऑर्डर है, वो 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाने हैं। हमने ना दे देने हैं। 4 को संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है, उसमें हमारी ये घोषणा हो सकती है वापस जाने के लिए। मैं ये बोल रहा है तो ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। नो कंफ्यूजन। डिमांड 6 डिमांड सी 3 ब्लैक क्लॉज, 4th कमेटी फॉर्मेशन, 5th वातावरण, 6th बिजली का जो केस वापस लेने का वो एक्स्ट्रा डिमांड आ गई ना, उस पर भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो हैगा सी कंपनसेशन का वो भी स्टार्ट है, पंजाब में दे दिया, लोगों को सर्विस भी दे दी, यूपी में भी दे दिया, वो भी प्रोसेस चालू है। खूब इस करके जो ये सिचुएशन डेवलप हो गई है। सतनाम सिंह के इसी विचार को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा में नई बहस छिड़ गई है। सवाल यह है कि आंदोलन को लेकर आगे का रुख क्या हो। अब दावा यही है कि 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होगी। उसी बैठक में आगे की पूरी रणनीति तय होगी, यानी किसान आंदोलन जारी रखेंगे या घर वापसी होगी। जब ये आंदोलन चला, आंदोलन के दौरान जो केसेस हुए हैं, तो वो सबसे संगीन, सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण जो इशू है वो है मोर्चे को समेटने से पहले केसेस वापस करवाने। क्योंकि जो लोगों को झेलना पड़ता है केसेस में, फाइनेंशियल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, ये सब हम नहीं चाहते कि लोगों को झेलना पड़े। और जैसे ही समझौता होता है केसेस वापस होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रक्रिया को तेज करने के लिए इमीडिएटली जिन जिन राष्ट्रीय सरकारों के वो केस हैं उनको सजेशन और डायरेक्शन दे कि केसेस वापस लें। वो बैठक से पहले किसान संगठनों में मतभेद उभरने लगे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने सतनाम सिंह पर निशाना साधा। जहां सतनाम सिंह अजनाला ने अगर ये अनाउंस किया है तो उनको ये लगता है कि हमारी 100% विक्ट्री हो गई है। जब राकेश टिकैत जी इससे खफा होते हैं तो उनको ये लगता है कि हमारा एमएसपी का इशू तो अभी बाकी है। और दोनों को मिलाकर अगर हम देखें तो पंजाब के लिए, पंजाब एज ए पंजाबी, मैं 120% विक्ट्री है मेरी। लेकिन एज ए रिप्रेजेंटेटिव संयुक्त किसान मोर्चा मीन पूरे देश के किसानों की नुमाइंदगी करते हुए मुझे ये पता है कि मेरी जो विक्ट्री है 60 to 65% है। उसके 40 to 35% to 40% जो विक्ट्री लेके जाना है उसकी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। अदरवाइज हमारे मोर्चे में दरारें पड़ जाएंगी। मैं आपको बोलता हूँ, मैं संभल के नहीं दिया है। डिमांड जड़ियाँ लगभग कंसीड हो गई, जो फॉर्मेलिटी सी वो थोड़ी रह गई, वो भी कंप्लीट हो रही है। उसके आगे हमको सोचना तो पड़ेगा ना भी ये इज इट ए विक्ट्री। सो विक्ट्री तो है ही है। उसमें जो डॉक्टर दर्शन पाल है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। हमारा जो कंक्लूजन है, हमने पहले दिन से जीत को डिक्लेयर कर दिया है।
32 ऑर्गेनाइजेशन है। संयुक्त सोर्स मोर्चा ने कह दिया अभी जीत होगी, तो जीत किसकी हुई? संयुक्त किसान मोर्चे ने कृषि कानून रद्द होने के बाद नई मांगे रखी थी। एमएसपी की गारंटी कानून बिना घर वापसी इसके नहीं होगा, ये भी साफ कर दिया था। क्या किसान संगठनों को लगता है कि चुनावी मौसम में सरकार से अपनी मांगे मनवाने का सही वक्त अब बस यही है? ऐसे में चुनाव को देखते हुए किसानों की मांगे मोदी सरकार मान लेगी? ये रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन और केंद्र सरकार के बीच नए टकराव को समझने के लिए सबसे पहले संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से रखी गई 6 नई मांगे और शर्तों को समझिए। नंबर 1, देश के हर किसान को अपनी पूरी फसल पर कम से कम सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी मिले। नंबर 2, सरकार के प्रस्तावित विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-2021 का ड्राफ्ट वापस लिया जाए। नंबर 3, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अधिनियम 2021 में किसानों को सजा देने के प्रावधान हटाए जाए। नंबर 4, आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए, सभी केसों को तत्काल वापस लिया जाए। नंबर 5, लखीमपुर खीरी हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी। नंबर 6, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजे और पुनर्वास की व्यवस्था। किसानों की मांग का सबसे पेचीदा और अहम मुद्दा एमएसपी की गारंटी है। वही एमएसपी की गारंटी जो अब किसान संगठन सरकार से हर कीमत पर मनवाना चाहते हैं। सरल शब्दों में समझे तो एमएसपी वो मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी उपज खरीदती है। असल में एमएसपी किसानों के लिए सुरक्षा कवच जैसी है। एमएसपी को आप एक उदाहरण से समझिए। किसानों ने गेहूं की फसल बोई और अगर गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ, ऐसे में पूर्ति ज्यादा होने की वजह से गेहूं का बाजार भाव कम हो जाएगा। लिहाजा किसानों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार एमएसपी निर्धारित करती है। उसी मूल्य पर किसानों से खरीद की जाती है, यानी किसानों को नुकसान से बचाया जाता है। अभी सरकार 23 फसलों पर एमएसपी निर्धारित करती है। ये साल में 2 बार होता है, रबी और खरीफ की फसल बोने से पहले। सरकार का दावा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान जारी रहेगा, लेकिन किसान कानूनी गारंटी चाहते हैं, यानी जिन फसलों की एमएसपी निर्धारित हो गई उन फसलों को कोई भी नीचे दाम पर नहीं खरीद सकता। इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क है, आपको बताते हैं। एमएसपी के पक्ष में तर्क। नंबर 1, किसानों को उपज के मूल्य में आने वाले उतार चढ़ाव से सुरक्षित बनाता है, क्योंकि किसान पूर्व घोषित मूल्य पर सरकार को अपनी उपज बेच सकते हैं। नंबर 2, किसानों को अपनी उपज का निश्चित मूल्य प्राप्त होता है, जिससे वो गरीबी के दुष्चक्र से काफी हद तक बाहर आने में सफल होते हैं। नंबर 3, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा से किसानों को दलालों के शोषण से मुक्ति मिलती है, क्योंकि अब किसान सीधे अपनी उपज को सरकार को बेच सकते हैं। नंबर 4, एमएसपी पर किसानों की खरीदी गई उपज सरकार द्वारा पीडीएस योजना के तहत वितरित की जाती है। वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य के विपक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं, नंबर 1, एमएसपी की अवधारणा मुक्त बाजार के सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि इसके माध्यम से सरकार सीधे बाजार में हस्तक्षेप करती है। नंबर 2, देश के तकरीबन 40% किसान एमएसपी की अवधारणा से परिचित नहीं हैं, जिससे वो इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। नंबर 3, 2015 की शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में सिर्फ 6% किसान एमएसपी का लाभ उठा पाते हैं। ये हरियाणा और पंजाब के वही किसान हैं जो धान और गेहूं उपजाते हैं। एमएसपी पर सरकार द्वारा की जा रही मौजूदा खरीद को भंडारण की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में एमएसपी पर खरीद की गई उपज गोदामों में बर्बाद हो रही है, यानी टैक्स पेयर का पैसा पानी में बह रहा है। एमएसपी के पक्ष और विपक्ष में तमाम तरह के तर्क हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या एमएसपी ही समाधान है या फिर बातचीत से कोई और रास्ता निकल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। किसानों की मांगे और क्या चुनाव के वक्त एक दबाव सरकार पर बना हुआ है। हम बिना ब्रेक स्पेशल रिपोर्ट जारी रख रहे हैं। इस वक्त की हेडलाइंस का ये वक्त है, लेकिन उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कैसे यूपी की सियासत ने लिया है हिंदुत्व का टर्न। पहले हेडलाइंस। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। यूपी की सियासत में आया है हिंदुत्व का नया टर्न। जी हाँ, यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक
ट्वीट ने राजनीतिक गलियारे में अब हलचल बढ़ा दी है। चुनाव के ठीक पहले केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या और काशी के बाद मथुरा का मुद्दा उठा दिया है। मुस्लिम संगठन इस बयान पर आपत्ति जता रहे हैं। इससे पहले हिंदू संगठनों ने 6 दिसंबर को मथुरा की ईदगाह मस्जिद में लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करने का ऐलान कर दिया था। पुलिस और प्रशासन ने हर स्थिति से निपटने की तैयारियां अब तेज कर दी हैं। यूपी में जिन्ना का मुद्दा उठाने वाली बीजेपी ने अब धर्म की राजनीति की तरफ टर्न लिया है, क्योंकि यूपी में धर्म का मुद्दा बीजेपी के लिए हमेशा से कारगर साबित हुआ है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट करके सारी राजनीति को हिंदुत्व की तरफ फोकस कर दिया है। अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। जय श्री राम, जय शिव शंभू, जय श्री राधे कृष्ण। काशी में क्या किया इन्होंने? जाके वहां संतों से, महात्माओं से, वहां के स्थानीय लोगों से पूछिए, सैकड़ों मंदिर तोड़ने का काम किया इन्होंने। पाप किया इन्होंने मंदिरों को तोड़ने का। इनको प्रभु माफ नहीं करेगा कभी। काशी में मंदिर तोड़ते हैं, अयोध्या में चंदा चोरी करते हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा शुरू से ही बीजेपी के एजेंडे में रहा है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद रहा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया। अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। दावा किया जाता है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद जिस जमीन के ऊपर बनाई गई है, उसके नीचे कृष्ण जन्मभूमि है। मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर यहाँ मस्जिद का निर्माण कराया था। इसी तरह काशी के विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी विवाद जारी है। अब केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर मुस्लिम धर्मगुरु नाराज हैं। बीजेपी सरकार को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। जिन मुद्दों को लेकर वो सत्ता के अंदर आई थी, एक भी मुद्दा उन्होंने पूरा नहीं किया। बीजेपी हमेशा से ही हिंदू और मुसलमानों की राजनीति करती चली आई है। मंदिर और मस्जिद पे उसकी राजनीति होती है, लेकिन इस वक्त में देश की जनता समझदार हो चुकी है और उनके किसी भी बहकावे में देश की जनता हरगिज नहीं आएगी। बीजेपी ने यूपी चुनाव में हिंदुत्व का कार्ड खेला है। अब ये आगे कितना चलेगा, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। आज तक ब्यूरो। इधर बीजेपी ने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, उधर अखिलेश बीजेपी को हराने के लिए राजनीतिक कुनबा जोड़ रहे हैं। अखिलेश ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आरएलडी के साथ गठबंधन करके राजनीतिक समीकरण तैयार किया है, अब उसमें सेंध मारने के लिए मायावती भी आ गई हैं। जाट, मुस्लिम, दलित समीकरण के साथ मायावती ने यूपी में नई रणनीति बनाई। मायावती मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए योगी सरकार को भी खूब कोस रहे हैं। यूपी में सियासी पार्टियों के बीच अब शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, बुंदेलखंड से लेकर अवध तक यूपी की सियासत अपना अलग ही रुख दिखाती है। 2017 में बीजेपी ने हर जगह जीत का कमल खिलाया, लेकिन 2022 के चुनावों में बीजेपी को मात देने के लिए अखिलेश यूपी के अलग अलग खंड में खेला करने की तैयारी कर रहे हैं। हेलो, क्या हाल है? विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने करीब 10 दलों से गठबंधन किया है, या फिर गठबंधन की बात चल रही है। आरएलडी के साथ गठबंधन हो चुका है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन हो चुका है। महान दल के साथ अखिलेश का गठबंधन हुआ है। एनसीपी के साथ अखिलेश ने गठबंधन किया है। जनवादी सोशलिस्ट पार्टी भी समाजवादी पार्टी से जुड़ सकती है। अपना दल कृष्णा पटेल ग्रुप ने अखिलेश से गठबंधन किया है। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी से बातचीत चल रही है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से बातचीत चल रही है। शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से अखिलेश का गठबंधन हो सकता है। समाजवादी पार्टी अकेले उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 300 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। बाकी 103 सीटों को वो अपने सहयोगियों में बांटेगी। लेकिन अखिलेश ने अभी तक किसी भी पार्टी से सीटों के बंटवारे की घोषणा नहीं की है।
अखिलेश यादव की कोशिश यही है कि वो छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर यूपी में बीजेपी का सफाया करें, लेकिन बीजेपी भी कह रही है कि सारी पार्टियां भी एक साथ मिल जाएं तो बीजेपी को हरा नहीं सकती। 100 में 60 हमारा, बाकी में बंटवारा। कई पार्टियां हैं जो सपा, कई नेता हैं एकजुट हो रहे हैं और नहीं, सारे लोग एकजुट हो जाएं। हम लोग तो चाहते हैं कोई ऐसा बकाया न रखे, कोई इधर उधर हो तो वह भी जाके शामिल हो जाए क्योंकि यह फैसला हो ही जाना चाहिए एक बार कि देश की, प्रदेश की जनता भाजपा और मोदी जी को ही प्यार करती है और मेरा पूरा विश्वास है कि हम 300 से ज़्यादा सीटें, कोई गलतफहमी नहीं है, पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं, जनता का आशीर्वाद फिर भाजपा को प्राप्त होगा। अखिलेश इस वक्त समाजवादी पार्टी के विजय रथ पर सवार होकर यूपी में निकल पड़े हैं और ये दावा भी कर रहे हैं कि बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, उनके पास मुद्दे नहीं है। कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर ली अपनी हार। जिस तरह के स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के आ रहे हैं, जिन्हें बड़े बड़े पद मिले और अगर वो जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं और इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने हार पहले ही स्वीकार कर ली है। अखिलेश अभी तक की रैलियों और चुनावी सभाओं में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का नाम ले रहे हैं, लेकिन अब मायावती भी नई नीति और नई रणनीति के साथ मैदान में उतर आई है। अब पश्चिमी यूपी को ही लीजिए, अखिलेश यादव ने आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी से हाथ मिलाकर पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने का दांव चला है। वहीं अखिलेश के इस जातीय कॉम्बिनेशन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी नजर है। मायावती ने भी पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम दलित समीकरण पर काम शुरू कर दिया है। यूपी में वर्तमान में चल रही भाजपा सरकार में हमें धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुस्लिम समाज के लोग भी हर मामले में व हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा दुखी नजर आते हैं। इस सरकार में अब इनकी तरक्की होनी भी लगभग बंद सी हो गई है। ज़्यादातर फर्जी मुकदमों में फंसा के इनका काफ़ी उत्पीड़न भी किया जा रहा है। साथ ही नए नए नियमों व कानूनों के तहत इनमें दहशत भी काफी पैदा की जा रही है। मायावती ने सत्ताधारी बीजेपी पर मुसलमानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है और कहा है कि बीजेपी से यूपी में मुस्लिम दुखी हैं, मुस्लिमों की तरक्की बंद हो चुकी है। बीजेपी की सरकार में मुसलमानों को फर्जी मुकदमों में फंसाया गया है। पश्चिमी यूपी में अभी तक जिस लाइन पर अखिलेश चल रहे थे, अब उसी लाइन पर मायावती भी आ गई हैं, जबकि EIM-IM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार यूपी के मुस्लिम वोटरों पर डोरे डाल रहे हैं। मगर तुम तक, तुम्हारे दिलों तक अगर मेरी बात पहुंच गई तो ही काफी है। मुझे देखने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हम सबको देख रहा है, हमको काम करना है मिलके। क्या तुम मेरे साथ दोगे? क्या तुम हमारी आवाज को समझोगे? क्या तुम मिलकर लड़ेंगे इंशाअल्लाह? पश्चिमी यूपी में जाट, दलित और मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर है। 14 जिलों में 71 सीटों पर इनका दबदबा है। पश्चिमी यूपी में जाट 20% का करीब है तो मुसलमान 30% और दलित समुदाय 25% के ऊपर है। मायावती ने चुनाव नजदीक आते ही एक बड़ी बात कही है कि वो किसी के भी साथ गठबंधन नहीं करेंगे। जी हाँ, मायावती ने यूपी की सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मायावती अपने चुनावी एजेंडे में सीधे बीजेपी को निशाने पर ले रही है। मैं कई बार कह चुकी हूँ, आज फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अपनी पूरी और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी सन 2007 की तरह फिर से पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आएगी। हम आपको बता दें कि 2012 में अखिलेश पूर्वांचल की बदौलत लखनऊ की गद्दी पर बैठे थे, तो 2007 में मायावती के सत्ता में आने की बड़ी वजह पश्चिमी उत्तर प्रदेश बना था। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिमी यूपी का समीकरण बिगड़ गया, मुस्लिम और जाट वोट अलग हुए और बीजेपी ने सूपड़ा साफ कर दिया। आज तक ब्यूरो।
बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश चुनावी रथ लेकर निकल चुके हैं। पश्चिम यूपी पूर्वांचल की सियासत साधने के बाद अखिलेश का रथ यूपी के बुंदेलखंड में पहुंचा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी बुंदेलखंड में जरा कमजोर है और अखिलेश अब अपनी पार्टी को यहां मजबूत करने के लिए बुंदेलखंड की जमीन से बीजेपी पर प्रहार कर रहे हैं। यूपी 2022 के चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव अपना चुनावी रथ लेकर निकल चुके हैं और अखिलेश का ये रथ अब यूपी के बुंदेलखंड में पहुंचा है। लाल टोपी वालों की भीड़ और चुनावी गीत संगीत के साथ अखिलेश हुंकार भर रहे हैं और बुंदेलखंड में चीख चीख कर कह रहे हैं, आपको योगी सरकार चाहिए या फिर योग्य सरकार? कि आपको योगी सरकार चाहिए क्या योगी सरकार चाहिए? योगी सरकार चाहिए क्या योगी सरकार चाहिए? इन्होंने उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया। उत्तर प्रदेश के हालात जो पैदा किए हैं, आज जो नफरत फैलाई है, ये जो बर्बादी हुई है, इतनी लूट कभी नहीं हुई होगी। पूर्वांचल के सियासी समीकरण को दुरुस्त करने के बाद अखिलेश का रथ बुंदेलखंड क्यों पहुंचा, अब इसके मायने आपको समझाते हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए अखिलेश यादव अपने खोए हुए सियासी जनाधार की वापसी लाने में जुटे हैं और इसीलिए अखिलेश समाजवादी पार्टी के लिए सबसे कमजोर माने जाने वाले बुंदेलखंड को मजबूत करने उतर गए और 3 दिन अखिलेश बुंदेलखंड में ही डेरा डाले रहेंगे। अखिलेश यादव पहले दिन बुंदेलखंड के बांदा में है, उसके बाद महोबा जाएंगे और फिर ललितपुर और झांसी में विजय रथ से निकलकर लखनऊ के लिए कूच करेंगे। अखिलेश की नजर बुंदेलखंड की 19 सीटों पर है। बुंदेलखंड में 7 जिले हैं, 19 विधानसभा है। इन 7 जिलों को मिलाकर 4 लोकसभा सीटें हैं और चारों पर बीजेपी का कब्जा है। आपको बता दें कि साल 2012 में समाजवादी पार्टी ने बुंदेलखंड में 6 सीटें जीती थी, लेकिन 2017 में समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई और 19 की 19 सीटें बीजेपी ने जीती थी। हम आपको बता दें कि 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड के महोबा में रैली की थी और अब उसी जमीन पर अखिलेश ने पहुंचकर सीधा हमला मोदी सरकार और महंगाई पर किया है। महंगाई कितनी बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती चली जा रही है, आसमान छू रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल में चलने वाले लोगों को हम हवाई जहाज में बैठा देंगे और पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है कि आज गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती। हर चीज महंगी है। जैसे जैसे 2022 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, यूपी की सियासत भी पल पल बदल रही है। इस वक्त अखिलेश गठबंधन की पॉलिटिक्स भी आगे बढ़ रही है तो मायावती भी जातियों का समीकरण लेकर आ गई हैं। बीजेपी ने पहले जिन्ना का मुद्दा उठाया, अब योगी अयोध्या की तरफ बढ़ चुके हैं। संतोष शर्मा, बांदा, आज तक। आज अयोध्या क्यों पहुंचे योगी आदित्यनाथ, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। यूपी में सियासी खेल धीरे धीरे रोमांचक हो रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। यूपी के सीएम ने यहां तीखे अंदाज में भाषण दिया, कहा कि समाज को कमजोर करने वाली उन सभी कड़ियों की हमेशा मरम्मत की जानी चाहिए जिनके कारण राष्ट्र कमजोर होता है। राम ये हमारे लिए कोई एक नाट्य मंचन नहीं है। राम हमारी भी आस्था के प्रतीक हैं, राम हमारे भी पूर्वज हैं। हमारे पूर्वजों ने किसी कालखंड में, किसी पीढ़ी ने अपनी उपासना विधि बदली होगी। उपासना विधि बदलने से पूर्वज नहीं बदल जाते हैं और इसलिए राम हमारे भी पूर्वज हैं। राम के प्रति हमारे मन में भी वही श्रद्धा, वही आस्था का भाव। हमें भारत की करेंसी के बारे में नहीं बोलना, लेकिन हमारे यहां जो करेंसी निकलती है ना, वह गणपति के नाम पर निकलती है, गणेश जी के नाम पर निकलती है। हमारे यहां पर
जो हमारी एयरलाइंस है वह गरुड़ के नाम पर है, जो विष्णु की सवारी है, भगवान विष्णु की सवारी है। हम लोग तो बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं भारत के साथ। कैसे सड़क पर जलकर खाक हो गई एक वैन, दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट।